हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजिन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे करते होंगे, एंजॉय भी करते होंगे। ओके, तो आज का मेरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो मैं सारे इम्पोर्टेंस जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसे मैं आज लेकर के आया हूँ कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उससे हम मूल संविधान कहते हैं। और मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद रखे गए हैं, 395। धीरे धीरे इसमें ABC करके अनुच्छेद जुड़ते गए और ऑलमोस्ट ये 450 से प्लस हो गए, 400 प्लस 50 से अधिक हो चुके हैं। लेकिन चूंकि ये ABC में जोड़े गए थे इसलिए क्रम संख्या देखी जाए तो आज भी 395 ही है। तो जो महत्वपूर्ण है वो चाहे A या B के रूप में हो या सीधे क्रम में हो, तो उन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको याद कैसे रखा जाता है, इसको हम बताते हैं। कभी भी इन अनुच्छेदों को सीधे याद ना करें, इसे डिवाइड कर दे कुछ ग्रुप्स में फिर याद करें। देखिए कैसे याद होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे। सबसे पहले है संविधान का भाग 1, जिसमें राज्य एवं संघ का वर्णन है। ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक विस्तृत है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 अनुच्छेद है जो पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ। ठीक है, भारत राज्यों का संघ। यहाँ से कई बार आपसे पूछा जाएगा कि 1 में अनुच्छेद क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। यहाँ इस वर्ड पे बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं कि भारत राज्यों का संघ क्या है, एक समूह है, एक ग्रुप है या भारत राज्यों का संघ है। तो आपको यही वर्ड यूज करना है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 एवं 3 दोनों में राज्य के निर्माण, ठीक है, क्या दिया है, राज्य के निर्माण या स्थापना की बात की गई है। ठीक है, अब सोच रहे होंगे 2 और 3 दोनों में एक ही बात कही गई है, तो अंतर क्या है। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया अगर कोई भारत से बाहर का राज्य यानी कि कोई दूसरे क्षेत्र का प्रदेश यदि भारत में सम्मिलित किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत भारत में राज्य के रूप में प्रवेश मिलेगा। जैसे कुछ ऐसे प्रदेश जो किसी दूसरे देशों से कब्जे में है और वो भारत के हिस्से में आता है तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत लाया जाता है। अनुच्छेद 3 कहता है किसी राज्य के नाम, क्षेत्र और निर्माण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद किसके अंतर्गत है, 3 के अंतर्गत है। और यहाँ से ये क्वेश्चन एक और याद कर सकते हैं कि दोनों के दोनों शक्तियां संसद को प्राप्त है। नए राज्य के निर्माण संबंधित शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। तो आप आसानी से ये 3 अनुच्छेद जो राज्य और संघ के विषय में बात करते हैं उसको याद कर सकते हैं। पहला, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, कोई बाहरी क्षेत्र के बाहरी राज्य देश में सम्मिलित किए जाएंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, तो ये है तीसरा अनुच्छेद, नाम, क्षेत्र, निर्माण। जैसे आप करंट में पढ़े होंगे 2014 में नए राज्य का गठन किया गया तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाया गया, ये अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया। अनुच्छेद 4 पूछे नहीं जाते, अभी हाल ही में पूछा गया। अनुच्छेद 2 और 3 का जो प्रावधान है कैसे यूज होंगे इसी के संबंध में 4 में बताया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ भाग 2, भाग 3, भाग 4 में डिवाइड किया है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के मध्य और इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर बेसिक नागरिकता के संबंध में जानकारी मिलती है अनुच्छेद 5 से लेकर 11। और इन अनुच्छेदों से ऑब्जेक्टिव में से 5, 6 करके क्वेश्चन 9 के बराबर बनते हैं और बहुत कम बनते हैं। और यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं या नागरिकता चैप्टर के साथ पढ़ सकते हैं। भाग 3 को विस्तृत रूप से 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद है जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, इसका मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 12 से 35 के मध्य के जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ऑलमोस्ट मैंने आपको कवर कराया है और आपको याद कराया होगा। आपको याद होगा 12 से 35
मध्य कैसे याद किया थे, 14 में विधि के समांतर। जो भी दोस्तों ने जो नहीं देखा है आप वहां से देख सकते हैं, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। ठीक है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51, इसमें मैंने राज्य के नीति निर्देशक के तत्व का वर्णन किया गया है, इसमें मैंने अध्ययन कराया है और ये भी मैंने अपलोड किया है। तो ये 2 वीडियो मैंने जो स्किप किए, इसका रीजन ये है कि मैंने इन दोनों वीडियो ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो वहां आप देख करके आसानी से याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये अनुच्छेद का वीडियो थोड़ा डिले किया क्योंकि 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद ही ये पढ़ाना चाहता था, क्योंकि इन दोनों के अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जितने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ये सभी अनुच्छेद को मैं अपने वीडियो में कवर कराया। मुझे लगता है कि वो आपको याद होंगे। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखा आप जरूर इन 2 वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट में आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं यहाँ से, फिर से स्टार्ट करते हैं इस तरह बढ़ते हुए। तो यहाँ से बेसिक 1 से लेकर के 3 से तक पढ़ सकते हैं, 2 की स्किप कर सकते हैं। भाग 3 और भाग 4 मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के तत्व आप हमारे जो पुराने वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं भाग 4 4A अनुच्छेद है 51A। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में याद रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछे गए। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। जनता का कर्तव्य होगा, कुछ देश के प्रति होंगे, हमारे लोग के प्रति होंगे, इसी कर्तव्य का वर्णन किया गया 51A में। इसे 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे मूल संविधान का पार्ट नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो ये यहाँ तक के पार्ट तक के एक अलग ग्रुप दिया। ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अनुच्छेद को पढ़ना और इंटरेस्टिंग है। ठीक है। अब राष्ट्रपति महोदय से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, तो राष्ट्रपति के महोदय की जो ऑब्जेक्टिव है उनको याद करने के लिए काफी इंटरेस्टेड है, याद करने के लिए काफी आसान होगा इसके। ठीक है। अनुच्छेद 52 53 52 कहता है राष्ट्रपति का पद, यानी भारतीय संविधान का 52 के तहत। अब 53 में कहता है शक्ति एवं कार्य। अब राष्ट्रपति ये बनाया गया है, उनका पद बनाया गया है, तो किसी कार्य और शक्ति के साथ ही बनाया गया, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। पद है, उनके पास शक्ति होगा, उनके पास कुछ कार्य होंगे और फिर उनका निर्वाचन होगा। तो निर्वाचन का व्यवस्था किसमें है? तो ये राष्ट्रपति का जानकारी शक्ति और कार्य 53 में है। और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। ठीक है। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। अब देखिए इस चार को कैसे याद करेंगे। सबसे पहले याद करें 52, 53, 54, 61। ठीक है। पद, शक्ति एवं कार्य, फिर 54 में उनका निर्वाचन हो रहा है। अब जब निर्वाचन हो गया तो थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि उनको हटाया कैसे जा सकता है। तो उनको हटाने की प्रक्रिया 61 के तहत महाभियोग, इसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल ऑब्जेक्टिव आप याद कर लेते हैं। तो 52 के तहत पद है, फिर 53 शक्ति और कार्य, 54 में निर्वाचन का व्यवस्था है, 61 के तहत महाभियोग प्रणाली का व्याख्या किया गया। अब आइए दोस्तों यहाँ हम आते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे 72, 85, 123, 143। ठीक है। 72 में क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड से लेकर के किसी प्रकार के अपराध के लिए क्षमा प्रदान करने की शक्ति दी गई है। वो शक्ति 72 के तहत दी गई है। तो क्षमादान की शक्ति किसमें है? लोकसभा का विघटन। अब देखिए लोकसभा का विघटन किस शक्ति किसमें है? तो प्रधानमंत्री की सहायता से 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है 85 लोकसभा विघटन की शक्ति। 123 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है अध्यादेश। ये अब देखिए दोस्तों क्या होता है।
अध्यादेश क्या है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ विधि बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो हमारे यहाँ क्या है? संसद है, और इसमें 3 स्तंभ होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। जब तीनों एक साथ परमिशन देते हैं बारी बारी से, तो कोई भी कानून या विधि बन के तैयार होते हैं, यही कोई भी लॉ तैयार होता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बैठक नहीं चल रहे हो, किसी परिस्थिति में नॉर्मल कंडीशन में इनकी नॉर्मल बैठक ना हो, तो जब इनकी बैठक नहीं चल रही हो और देश की किसी भी अति आवश्यक कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति अकेले साइन कर किसी कानून को बना सकते हैं। याद करना कितना आसान है, 1 2 3 1 2 3 राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के पावर को अकेले ही यूज करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? अध्यादेश। तो 1 2 3 अध्यादेश, ठीक है। तीनों की शक्ति जब एक में आ गई तो क्या हो गया? अध्यादेश हो गया। तो ठीक है ना। अब 1 4 3 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति महोदय को कभी अगर किसी कानूनी सहायता की जरूरत होती है, किसी सलाह की जरूरत होती है, विधि समक्ष सलाह की जरूरत होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या? किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। तो ये भी सारे एग्जाम में आए हैं कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति रखते हैं 143 के तहत। यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा के हिसाब से शक्ति उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक राष्ट्रपति के महोदय तक पढ़े। 52, 53, 61। 52 में पद, 53 में शक्ति एवं कार्य, 54 में निर्वाचन और 61 में महाभियोग। और जब यहाँ आते हैं हम लोग 72, 85, 123 और 143, और हम लोग 72 में देखे थे समाधान की शक्ति, और 85 में लोकसभा का विघटन देखे थे, और इसके अलावा सत्र बुलाने और सत्रावसान की शक्ति भी मिलती है। 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति महोदय के पास, और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, लेकिन वे इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं। तो यहाँ तक हमने रिवीजन कर लिया राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े। अब आते हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में महोदय 2 अनुच्छेद आपको मुख्य रूप से याद करने हैं, 63 एंड 64। कितना आता है? 63, 64। 63 में इनका पद, यानी भारत की एक उपराष्ट्रपति होंगे, इस संबंध में जानकारी कितने अनुच्छेद के तहत? 63 के तहत। और 64 में यही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। आपको पता होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो उपराष्ट्रपति महोदय को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए वेतन दिया जाता है। तो 63 में उनका पद, 64 में उनका राज्यसभा के सभापति। तो उपराष्ट्रपति से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो ये 2 अनुच्छेद आपको याद करने हैं, ठीक है, 63 और 64। अब आ जाइए प्रधानमंत्री महोदय। यहाँ से भी 2 ही ऑब्जेक्टिव याद करना है, 74 एंड 75। 74 एंड 75। सबसे पहले, जब राष्ट्रपति महोदय को कार्य करने की शक्ति दी गई, लेकिन एज ए कार्यपालिका का हेड, पूरे केंद्रीय कार्यपालिका का सबसे प्रधान बिंदु होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, सबसे शीर्ष पे होते हैं, उन्हें भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो उनकी सहायता के लिए, राष्ट्रपति के महोदय की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की गठन की व्यवस्था की गई। अर्थात राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता की गई। अब इसी मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। कितना आसान है दोस्तों याद करना, मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो अगर देखे सीधे याद करके निकल पड़ते बिना कुछ देखे सुने तो बहुत टफ लगने लगता है। तो एक खंड में हम बांटेंगे या भाग 1 को याद किया, भाग 2 से कुछ विशेष नहीं है, भाग 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व के, ये 4A में तो बिल्कुल कुछ नहीं है। राष्ट्रपति महोदय एकदम लिमिटेड, जितना है इतना है, चलिए इसको देख लेते हैं।
उपराष्ट्रपति महोदय, इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के संबंध में 74 एंड 75। 74 में कहता है कि मंत्रिपरिषद होंगे और 75 में कहता है उस मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और यही कार्य करेंगे मंत्रिपरिषद की ओर से सबसे शीर्ष बिंदु के रूप में। यही कारण है कि कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रधान पूछता है एक्चुअल हेड, तो एक्चुअल हेड हो जाते हैं प्रधानमंत्री, और जब सीधे कार्यपालिका के नाम मात्र का प्रधान पूछे जाते हैं तो हो जाते हैं राष्ट्रपति। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं संसदीय व्यवस्था जो अपनाई गई है। हम जानते हैं ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिए है, तो संसद के कुछ विधि में अनुच्छेद है जिसको हम याद करेंगे। इन तीनों के एक साथ याद करेंगे, ठीक है। 79, 80 और 81। 79 में कहता है भारत में संसद होगा, यानी संसदीय व्यवस्था का वर्णन कितने अनुच्छेद के तहत है, 79 के तहत। और आप जानते होंगे जब हमारे पास संसदीय व्यवस्था है उसमें दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जो उच्च होगा वो पहले आएगा और जो निम्न होगा वो बाद में आएगा। तो 79 के तहत संसद, 80 के तहत राज्यसभा और 81 के तहत लोकसभा, ठीक है। हो गया याद दोस्तों। 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा, बहुत आसान। अब आते हैं इस अनुच्छेदों की ओर। ये भी संसद से जुड़े हुए सारे अनुच्छेद हैं, 100, 105 और 108। चलिए याद करते हैं इसको। 100 को दो पार्ट में जोड़ दीजिए, 50 एंड 50। देखिए कैसे आसानी से याद कर लेंगे इसको। 100 को दो पार्ट में करेंगे, 50 एंड 50। कहता है भारतीय संसदीय व्यवस्था में है कि यदि लोकसभा में यदि दोनों किसी मुद्दे पे वोटिंग कराई जा रही है और दोनों के मत बराबर हो जाते हैं, अर्थात 50-50 हो जाते हैं, बिल्कुल मत बराबर हो जाते हैं और निर्णय नहीं निकल पा रहे हैं, तो अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देते हैं, अर्थात जिसके पक्ष में मत देंगे वो जीत जाएगा। तो आसानी से तोड़ लिया, जब मत 50-50 हो जाए तो ऐसे समय में अध्यक्ष महोदय को निर्णायक मत देने की शक्ति, ठीक है, अर्थात निर्णायक मत देने का शक्ति, देने का मत। इसके अलावा 105, ये बहुत ही आसान है, संसद का विशेषाधिकार, ठीक है, इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो यानी संसद को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, किस अनुच्छेद के तहत, 105 के तहत। अब आ जाइए 108। आपने कई बार सुना होगा कि श्री श्री गुरु श्री 108 श्री। ये जो गुरु जी लोग क्या करते हैं ना, बैठ के प्रवचन देते हैं, और प्रवचन देते हो सब लोग साथ में बैठा लेते हैं और एक साथ प्रवचन देते हैं। तो वही 108 गुरु जी से याद कर सकते हैं। ये 108 वो है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठक करते हैं, और जब वो साथ में संयुक्त बैठक होती है तो उसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन। और किस अनुच्छेद के तहत, 108। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि संयुक्त अधिवेशन के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया है, तो 108। अब आइए दोस्तों 110 के पास आते हैं। 110 है धन विधेयक। अब इसको याद करना बहुत आसान है। यहाँ पे गुरुजी आए थे, गुरुजी बैठ करके प्रवचन दिया, फिर उनको कुछ धन चाहिए, नहीं तो गुरुजी मानेंगे नहीं, तो धन विधेयक यहाँ पे 110 में क्या है, धन विधेयक। अब यहाँ दोनों से मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ जो अदर एग्जाम्स में, अदर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जैसे संयुक्त अधिवेशन, यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो किसी नॉर्मल मुद्दे पर यदि बिल लंबे समय से फंसा है और राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि यहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि दोनों सदनों को एक साथ बैठा करके इसका निर्णय निकलवाते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। कौन बुलाते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसके अलावा 108 के अंदर है ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। धन विधेयक में क्या ऑब्जेक्टिव आते हैं,
कोई भी विधेयक, धन विधेयक है ये या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय हमेशा लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। धन विधेयक है, कोई विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। कितने अनुच्छेद के तहत? 110 के तहत। तो पहले तो आप अनुच्छेद याद कर लेंगे, 100, 105, 108, 10, 12, 16, 17। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो संसद के अंतर्गत पड़े। तो 110 कहता है धन विधेयक। अब आते हैं 112 में, गुरु जी को धन देना है। अभी गुरु जी ने संयुक्त अधिवेशन करवाई और गुरु जी को धन देना 110 के तहत। अब 112 में बुलाया जाता है बजट, बजट का प्रावधान। इसे हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण। आपको पता होगा संसद में प्रत्येक वर्ष हर बजट पेश किया जाता है, उसी के अनुसार पूरे वर्ष का खर्चे का निपटारा किया जाता है। तो 112 के तहत याद कर सकते हैं बजट का प्रावधान, इसको याद कर सकते हैं, यानी वार्षिक वित्तीय लेन देन का प्रावधान। कितने अनुच्छेद के तहत? 112 के तहत। ठीक है। 116 में है लेखा अनुदान। ठीक है। 116 में क्या है? लेखा अनुदान क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है, कई बार कुछ खर्चे का वर्णन बजट में नहीं किया जाता है, उसे अलग से बिल के रूप में ला करके संसद में पास किया जाता है। वैसे बजट के जो प्रारूप होते हैं जिन्हें बजट में नहीं रखा गया और अलग से ला करके संसद में पास किए जा रहे हैं, वो कहलाते हैं लेखा अनुदान। तो इस लेखा अनुदान के संबंध में कितने अनुच्छेद में वर्णन है? 116 के तहत। कितने में दोस्तों? 116, 116। एंड लास्ट संसद का 117, क्योंकि यह है वित्त विधेयक। 117 में क्या है? वित्त विधेयक। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, दोनों में एक साथ याद कर सकते हैं कि 110, 117 को 100 धन विधेयक और 117 में है वित्त विधेयक, और 112, 116 को एक साथ याद कर सकते हैं। 112 में है बजट, 116 में है जो बजट में नहीं है वो क्या है? लेखा अनुदान। तो इस तरह से हम लोगों ने संसद के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ा। ठीक है ना। 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 100, 50-50 करेंगे, निर्णायक मत अध्यक्ष महोदय। 105 संसद के कुछ विशेष अधिकार। 108 गुरुजी आएंगे, गुरुजी बैठक की व्यवस्था करेंगे यानी संयुक्त बैठक। और 110 धन विधेयक। 112 बजट का प्रावधान। 116 लेखानुदान। 117 वित्त विधेयक। और इस तरह से संसद के जो महत्वपूर्ण थे उसे हम लोगों ने देखा। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे बहुत ही अनुच्छेद है, बस हमें 3-4 ही याद करने हैं। 124, 131, 137 एंड 143। आपको पता होगा दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और सर्वोच्च न्यायालय के विषय में और भी डिटेल भी हमें पढ़ना है, बट अभी बेसिक ऑब्जेक्टिव उसके पढ़ लेते हैं। 124 के तहत 124 याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम से में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। ठीक है। 131 में उसके मूल अधिकारिता, उसके मूल आरंभिक अधिकार। ठीक है। मूल अधिकारिता या मूल आरंभिक अधिकार, जिसे क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है, यानी उनकी कुछ बेसिक पावर है, उसका वर्णन अनुच्छेद 31 के तहत किया गया। उसको हम लोग आरंभिक अधिकार भी कहते हैं या क्षेत्राधिकार के रूप में भी जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बेसिक पावर है उसका वर्णन 131 में किया गया। 137 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में बहुत ही चर्चा में याद है आ रहा है। इसे हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन। ये क्या होता है? ये रेडियो सिस्टम है, ये संसद द्वारा या कार्यपालिका द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के अनुरूप नहीं है। तो क्या करता है? 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उस विधि की समीक्षा करता है, यानी जांच करता है, रिव्यू करता है, और उसके बाद अगर संविधान के अनुरूप नहीं पाता है और संविधान के विपरीत पाता है, यानी संविधान का उल्लंघन करता है, तो इसी अनुच्छेद का तहत उस विधि को रोका जा सकता है, यानी उसे खारिज किया जा सकता है। तो किसी भी विधि को अनुच्छेद 137 के तहत
सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है और उसे संविधान के अनुरूप ना पाने पर उसे समाप्त कर सकता है। इसे न्याय पुनर्विलोकन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और 143 हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के संबंध में यहाँ पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति होती है राष्ट्रपति की। तो 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के बाध्य नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे हमारे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए। ठीक है। अब आते हैं महान्यायाधीश कैग। ये दो पोस्ट ऐसे हैं जिन पोस्ट के बहुत ही महत्व है, जिन संवैधानिक महत्व है, क्योंकि अनुच्छेदों में किया गया। तो अनुच्छेद 76 एंड 148 ये दो पद हैं। ये थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव इसे कवर करूंगा। अब 76 के तहत क्या है, महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है, और 148 के तहत कैग अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। ये दो पोस्ट हमारे संवैधानिक पोस्ट हैं। पहले हम महान्यायवादी का चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुच्छेद 76 के तहत एक महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, जो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। और राष्ट्रपति जी के द्वारा इसके अधिक जो नियुक्ति होती है वो वास्तव में एक विधि अधिकारी अर्थात एक कानून विशेषज्ञ को भारत सरकार को कानूनी सहायता देने की शक्ति दी जाती है। ठीक है। अब देखिए कैसे इसको समझ लेंगे। यहाँ पर महान्यायवादी द्वारा अच्छा सलाह दिया जाएगा तो कोई भी कानून जो सरकार बनाएगी उसका रिव्यू यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कानूनी प्रक्रियाओं पर ध्यान में रख करके कानून बनाए जाएंगे। तो यही कारण है कि महान्यायवादी की योग्यता है वो लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल की होती है। यही कारण है इनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उनको सरकार मानती है, लेकिन इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि सरकार की इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति इन्हें जब चाहे तब बदल सकते हैं। तो यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव बनते, फिलहाल आप याद रख सकते हैं 76 के तहत किसका यूज है, किसका प्रावधान दिया गया है, महान्यायवादी का। ठीक है। अटॉर्नी जनरल 148 में आते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं। ये सीनियर IAS अधिकारी के रैंक पे होते हैं। ठीक है। 148 में नियुक्त होती है, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है सरकार द्वारा सार्वजनिक धन का जिस प्रकार से व्यय किया जाता है उस आय और व्यय का लेखा जोखा करना, अर्थात वो जो व्यय होगा वो सही हुआ है या नहीं हुआ उसका परीक्षण करना। जान करके आप लोग को पता होगा कि जितने भी हमारे घोटाले उजागर हुए थे बीच में, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला रहा हो या कोलगेट घोटाला रहा हो, उन घोटालों को कैग ने ही उजागर किया था। ठीक है। तो आज हमने कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, अनुच्छेदों को देखा है कि कैसे यहाँ तक अनुच्छेदों को ग्रुप बाय बांट करके या आसानी से याद कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इतने ही ऑब्जेक्टिव बचते होंगे, मैं अगले पार्ट में कवर करा दूंगा। इस तरह से आप अगर इतना कम से कम बेसिक टर्म याद करते हैं, अगर फिर आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो 1-2 और बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इतने कम से कम बेसिक से ये 100% याद रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गए होंगे और फिर से इसके दोबारा देख लेंगे। अगर नहीं याद हो रहा है तो बिल्कुल याद हो जाएंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाई पसंद आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल केजिन टाइम्स कोचिंग में। आज का जो चैप्टर है ये था हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है।